हेलो यार। कैसे हो सारे यार? हाय रूपा, कैसा है? होप यार कल मैक्सिमम लोगों ने एक बार तो एटलीस्ट नोट्स देख लिए हो, ताकि आज अपने क्विकली गो थ्रू करेंगे। ठीक है। आज यार अपने मेनली क्या क्या डिस्कस करेंगे। कल के पोर्शन में अपनों ने ईसीजी में रेट कैलकुलेट करना देख लिया था, ईसीजी करते कैसे हैं, हाउ टू प्लेस द लीड्स, ये देख लिया था। और अपनों ने पी वेव के बारे में अपनों ने डिस्क्रिप्शन देख लिया था, रिदम के बारे में देख लिया था, पीआर इंटरवल के बारे में देख लिया था। आज जो अपने मेन डिस्कशन चलेगा वो चलेगा हाउ टू see the QRS, what is the relevance of QRS, and then we will proceed with the arrhythmias। और arrhythmias के अंदर यार देखो, इसमें अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के और पढ़ाने के, दोनों चीजों के। some people likes to classify as tachy and brady arrhythmias, ठीक है, and some are like to classify in form of atrial versus ventricular arrhythmias। okay, तो यार इजी वे दैट आई फाउंड इज एट्रियल वर्सेस वेंट्रिकुलर एरिथमियास, बिकॉज कुछ चीजें जो दोनों के बीच में ऑल एट्रियल एरिथमियास में कॉमन है और ऑल वेंट्रिकुलर एरिथमियास में कॉमन है, तो दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो उसके कारण यू डोंट हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी एरिथमियास डिफरेंटली। अगर आपको बेसिक एट्रियल एरिथमियास के कॉन्सेप्ट है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, what are the major ECG findings, and what are the drugs that we can use। Similarly, अगर वेंट्रिकुलर एरिथमियास का आपको बेसिक फंडा पता है कि व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास, तो अपने उनके क्यूआरएस, उनको डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट मेजरली सेम है। मतलब एट्रियल एरिथमियास का बेसिक ट्रीटमेंट सेम और वेंट्रिकुलर एरिथमियास का बेसिक ट्रीटमेंट मोटा मोटा सेम है। तो यू शुड बेटर रिमेंबर इट एज एट्रियल वर्सेस वेंट्रिकुलर एरिथमियास। एंड अभी अपने पहले सिर्फ एक बार क्यूआरएस पे डिस्कशन कर लेंगे। वन सेकेंड यार, होल्ड। हेलो यार, अभी ठीक है यार, अपना बस टाइम अब हो चुका है, 9:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आज अभी अपने लेक्चर शुरू करते हैं विद इन फाइनल 1 मिनट्स। ओके, तो यार अपने आज सिर्फ मेजरली एरिथमियास पे फोकस रहेगा। एंड इफ यू गाइज ऑल लिसन केयरफुली, अपने आज के दिन में कोशिश करेंगे एट्रियल एरिथमियास डिस्कस कर ले, क्योंकि वो सब लोगों का फेवरेट है। लाइक एवरीबडी लाइक्स टू सी एज वेल एज ट्रीट पीएसवीटी और एएफ और एट्रियल फ्लटर। ठीक है, अभी अगर कोई बंदा नोट्स बना रहा है, देखो नोट्स मैंने डाल दिए हैं, जो भी मेजर अपना कंटेंट्स है वो मैंने वीडियो का नोट्स में डाल दिया है। बट स्टिल अगर कोई साइड में इंपॉर्टेंट चीज लिखना चाहता है कि एज ए, अगर जो एमडी स्टूडेंट है उनके लिए मैं और डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर कोई एमबीबीएस मैक्सिमम जो बंदे यहाँ है, फॉर यू, फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, आप लिख लीजिए अलग से, यही मोटा मोटा आपको 5 से 6 ईसीजी है जो आना चाहिए। ठीक है, एट्रियल एरिथमियाज में पीएसवीटी, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। एट्रियल एरिथमिया का क्वेश्चन इन्हीं 5 में से आएगा। वेंट्रिकुलर के अंदर कॉमनली वीटी एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी फिब और टॉर्सार्ड डी पॉइंट्स। मेजरली ये 7 ईसीजीज है जो कि रिपीट कर करके करके हर साल डिस्कस यही 7 ईसीजीज होती है। सो इफ यू हैव कमांड ओवर दीज 7 ईसीजीज, you will be fine, whether I'm talking in both in terms of clinical aspect, as a JR, as a medicine resident, as a medical officer,
or even as a exam preparation point of view. Okay, so you should know these 7 ECGs. तो अगर किसी को कट शॉर्ट करना हो तो रीड these 7. बाकी फ्रॉम द स्टार्ट वी विल बिगिन. कल अपनों ने बेसिक ईसीजी का डिस्कशन करा, अब अपने आज उसका डीप में डिस्कशन करेंगे. द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी स्टडीड yesterday. Before that I will cover the last portion of ECG that we left, that is QRS and ST segment. That is all your favorite कि आप सभी everybody likes to diagnose MI or ACS, whether it is unstable angina, NST MI, ST elevation MI. So आज अपने उनका बेसिक डिस्कस करेंगे, QRS का, followed by all the arrhythmias. Okay, so let's start यार. अभी पहला जो मेरा डिस्कशन रहेगा दैट इज अबाउट द QRS कॉम्प्लेक्स. ओके, QRS कॉम्प्लेक्स यू शुड नो कि यार QRS कॉम्प्लेक्स का रिलेवेंस क्या है. QRS कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये बता रहा है, सी दीज आर माय एट्रिया एंड दीज आर माय वेंट्रिकल्स. ओके, सो दिस इज माय वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल इज ए बिग पार्ट ऑफ माय हार्ट. ओके, तो QRS बेसिकली दो चीजें बताता है कि हाउ क्विकली द कंडक्शन इज इन द वेंट्रिकल्स, एंड सेकेंड थिंग इज it tells you whether heart is dilated or not. Okay, in some cases, not always. Like see, if there is a tachyarrhythmia, then they're due to the quick conduction. Normal QRS duration is 80 to 100 milliseconds. Some books write as 120, लेकिन the main consideration is 80 to 100 milliseconds. That is around 2.5 boxes up to maximum is the QRS duration, 2 to 2.5 boxes, small boxes I'm talking about. So if in the tachyarrhythmias, their QRS will be narrow. In which tachyarrhythmias? The tachyarrhythmias that originate from the atria. क्योंकि एट्रिया का कंडक्शन फास्ट होता है, वेंट्रिकल्स हैव स्लो फाइबर्स, सो दे टेक टाइम फॉर एक्शन पोटेंशियल, सो देयर QRS इज प्रोलॉन्ग्ड. दैट इज व्हाई आप कोई भी वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेदर इट इज टॉर्सार्ड्स, वेदर इट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेदर इट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यू डोंट हैव टू थिंक. आप क्लियरली देखोगे QRS बढ़ा हुआ है मतलब इन्हीं में से कोई होगा, अगर वो टेकीएरिथमिया है तो. सेकेंड ऑफ ऑल, it can also tell whether conduction is slow due to the conduction defect, like VT, VFib, torsade D points that we talked about, in which there is QRS prolongation. But even if your heart is big, that I have big heart, like this cardiomegaly, if I have got this cardiomegaly, then the size of ventricle is also enlarged, so the time taken for conduction for whole the atria also increases. That also causes QRS prolongation. So if some residents are listening, they typically find in their ward the patient that are dilated patients of dilated cardiomyopathy, that are mostly that we see, not the genetic one, but more importantly the alcoholics one, that have dilated cardiomyopathy, they will have prolonged QRS. Or patient of ischemic cardiomyopathy, that whose hearts are dilated due to ischemia, those patients will also have prolonged QRS. So QRS का आपको relevance पता होना चाहिए. It shows the speed of conduction as well as it can sometimes tell you the structure of the heart. So QRS prolongation and shortening you should know. Okay, तो अभी अपने ये डिस्कस करेंगे. सेकेंड ऑफ ऑल अपने क्या डिस्कस करेंगे? ST सेगमेंट. ST सेगमेंट और T अपने लास्ट में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं. तो ST सेगमेंट नॉर्मली क्या होता है, QRS के एंड होने के बाद ST सेगमेंट शुरू होता है. तो जो J पॉइंट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है, और वो जहां ST सेगमेंट से जुड़ता है उसको अपने क्या बोलते हैं? J पॉइंट. अगर वो एलिवेट होएगा दैट इज कॉल्ड ST एलिवेशन, वो डिप्रेस होएगा दैट इज कॉल्ड ST डिप्रेशन. ओके, तो अब जो ST एलिवेशन होता है, अगर कोई रेजिडेंट या इंटर्न्स इसको देख रहे हैं, आपने बहुत बार इमरजेंसी में एक ECG देखी होगी जिसमें एक मेल आएगा, यंग मेल आएगा चेस्ट पेन के साथ, 25 ईयर ओल्ड, एंड आप उसमें सीनियर से पूछोगे कि बॉस ये V2 V3 में, V1 V2 V3 में ST एलिवेशन लग रहा है. सो द straight forward sloping of the ST segment, upward sloping is not relevant. That is called male pattern ECG. इन मेल्स आपको ना स्लाइड स्लोपिंग अपवर्ड आपको हमेशा दिखाई देगी. दैट इज नॉट ST एलिवेशन MI. फॉर प्रॉपर ST एलिवेशन MI,
ideally by the book if we go, you should have a convexity of the J point. So it will be like this. ST segment won't be like this. It will be like convex. That is the ST elevation MI if found on a ECG. Okay. फिर अपने पढ़ते हैं ST segment depression. It can be upsloping or it can be downsloping. The relevant one is downsloping ST segment depression, because upsloping, see, if anyone of has tachycardia right now, तो अगर अपने अभी टैकीकार्डिया होता है तो अपनी हार्ट रेट बढ़ती है. तो अगर किसी ने आईसीयू में पोस्टिंग करी है, मेनी टाइम्स यू सी पेशेंट ऑफ सेप्सिस, पेशेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर विल हैव टैकीकार्डिया ऑफ 120, 130. पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट ऑफ रूमेटिक फीवर विल हैव टैकीकार्डिया ऑफ 120, 130, 140. ओके. In that ECG, you will found upsloping ST segment, upsloping ST segment. Okay, or ST segment depression be if present, it will be upsloping. लेकिन ST segment if depression is downsloping, then it is characteristic of ACS. You should admit that patient, and if available, you should go for a angioplasty if pain is not relieved by conservative management. Okay, ये अभी अपने discuss करेंगे. I will now show you the slides, and if anyone wants to see in their phones also, you can see the slides and hear my video regarding that. Okay, I will share the screen now. और यार आज है ना, ड्यू टू मैंने देखा यार काफी बार कभी किसी का गलती से बाय मिस्टेक किसी का माइक ऑन हो जाता है, किसी का वीडियो ऑन हो जाता है. सो टुडे आई हैव स्टॉप द माइक एंड एज वेल एज वीडियो. सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स, सो आप प्लीज यार मैसेज ड्रॉप कर दो लिंक पे, इसी पे गूगल मीट पे, और वी विल एंटरटेन दैट इन द एंड एज यू आर कंफर्टेबल. बट ठीक है, तो अपने उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. ओके. और इफ एनीवन हैज एनी टेक्निकल इशू प्लीज डू लेट मी नो यार. ठीक है. नाउ सी, this is regarding QRS. Normal QRS is 80 to 100 milliseconds, that is 2 to 2.5 small square. If it is less than 80 millisecond, that is increase excitation via normal Purkinje system. तो इसका मतलब क्या होगा, जहां भी टैकीकार्डिया होगा, whether it is due to the atria, whether it is WPW, SVT, sinus tachycardia, sixth sinus syndrome, because atria conducts via normal conduction system. So if normal conduction system का अगर रेट बढ़ जाता है, then QRS will get short. So ये आपको कहाँ मिलेगा short QRS? Wolff Parkinson White syndrome, we will later discuss that. Supraventricular tachycardias, like one example is WPW, other like AF or atrial flutter, or other example is sinus tachycardia. Okay, if it is more than 100 millisecond, so it is called wide complex tachycardia, wide complex tachycardia. Now see, if it is more than 100 millisecond, it can tell you about the structure of the heart. We can say if it is more than 100 millisecond, it might be a big heart. So बहुत बार हमारे पास एक एल्कोहलिक पेशेंट आता है जो कि AF के साथ आया है, पेल्पिटेशन की कंप्लेन के साथ आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन के साथ आया है, तो अपने उसमें मोस्ट लाइकली सोचते हैं यार ये एल्कोहलिक है, लंबे टाइम से अल्कोहल इनटेक होने के कारण इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई है. एंड इन दोस पेशेंट वी डू ए ईसीजी, वी फाइंड ए ब्रॉड QRS, एंड इफ वी डू ए इको वी आल्सो फाइंड कंफर्म आवर डायग्नोसिस, दैट इज dilated cardiomyopathy. And some patient of MI, we also see that anterior wall MI patient had anterior wall MI 4 years ago, now presented with AF. In ECG we saw broad QRS, so we thought it is a big heart because of long-standing ischemia. We did a echo and we found that patient had actually cardiomegaly, and also on X-ray patient had cardiomegaly. So one thing QRS can tell you is big heart. Other thing QRS can tell you is that above we discussed that if action potential is in the ventricles, generated in the ventricles, that is ventricular tachyarrhythmias, VT or VFib or Torsades D point. Okay, these are tachyarrhythmias of ventricular origin. So due to ventricles have slow conductions, that is why the QRS is prolonged. Other two example is pacemaker.
Okay, and there is accelerated idioventricular rhythm. As far as regarding NEAT is considered, that is not relevant, but if any residents are listening, then pacemaker you find a broad QRS and also an accelerated idioventricular rhythm. It is the most common arrhythmia that is during found during anybody knows what is the most common uh, patients that have accelerated most common cause of accelerated idioventricular rhythm? Anybody knows? Please type in the group if anybody knows. ठीक है, मोस्ट कॉमन cause of accelerated idioventricular rhythm और most common arrhythmia seen during MI whenever we thrombolize the patient. हमारे पास इस्कीमिया, वेरी सही विनय, बहुत सही बताया आपने। जब भी इस्कीमिया होता है पेशेंट को, whenever we thrombolize the patient ना, during thrombolysis it is most common arrhythmia। बहुत बार हम लोग इमरजेंसी में होते हैं, MI का पेशेंट थ्रोम्बोलाइज कर रहे होते हैं और ईसीजी देखते हैं, उसमें ब्रॉड क्यूआरएस आता है, टेकिकार्डिया आता है और अपने सोचते हैं इसको डीसी शॉक देना ही, डीसी शॉक नहीं देना, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, वो बस क्या है वेंट्रिकल थोड़े टाइम के लिए ओवरटेक कर गया है, वो पेशेंट हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। यू शुड जस्ट वेट एंड वॉच, इट इज कॉमन ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस, आप वेट करोगे इट विल सबसाइड। ओके, अब अपने वापस आते हैं एक्शन। तो मैंने बताया वाइड क्यूआरएस कैन टेल यू ए बिग हर्ट, वाइड क्यूआरएस कैन टेल यू ए वेंट्रिकुलर इरिथमिया। नेक्स्ट थिंग जो कि आपके पीजी के लिए फेवरेट है, अगर वेंट्रिकल्स में कंडक्शन नहीं है और एट्रिया के अंदर भी वेंट्रिकल्स में कंडक्शन नहीं और साइज भी ज्यादा नहीं है, मतलब साइज भी हर्ट का नॉर्मल है और वेंट्रिकल ने भी ओवरटेक नहीं करा है, मतलब कंडक्शन पाथवे ऊपर से नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल के अंदर आके कंडक्शन पाथवे का डिफेक्ट आ रहा है। अबनॉर्मल कंडक्शन मतलब अबनॉर्मल कंडक्शन मतलब एक्शन पोटेंशियल तो वेंट्रिकल के ऊपर से मतलब एट्रिया से आ गया, लेकिन नीचे कंडक्शन का डिफेक्ट आ रहा है, जैसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके अंदर क्या हुआ, राइट साइड के अंदर भी अपना जो कंडक्शन स्लो हो गया, तो पूरे जब क्यूआरएस के अंदर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों का कंडक्शन आता है। ओके, तो किसी भी एक साइड का ब्लॉक होगा अगर कंडक्शन, तो किसी भी एक साइड का अगर कंडक्शन स्लो होगा तो इट विल प्रेजेंट एज ए बंडल ब्रांच ब्लॉक, इट विल कॉज क्यूआरएस प्रोलोंगेशन। तो एलबीबी और आरबीबी जो कि आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, एलबीबी और आरबीबी के अंदर यू विल फाइंड ब्रॉड क्यूआरएस, एलबीबी एंड आरबीबी यू विल फाइंड ब्रॉड क्यूआरएस एज वेल एज इन हाइपरकेलेमिया, एज वेल एज इन हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया वी विल डिस्कस लेटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहीं आप हाइपरकेलेमिया तैयार करोगे, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हाइपरकेलेमिया का आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप में फटाफट बताओ यार, अपनों ने अभी डिस्कस करा हाइपरकेलेमिया में ये मिलेगा और अपना आरबीबी और एलबीबी के अंदर ये मिलेगा। तो कोई भी बंदे ये बात बताओ यार, हाइपरकेलेमिया का ट्रीटमेंट क्या है, फटाफट टाइप करके बता दो। इंसुलिन, बहुत सही, कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना। अब देखो दोनों आंसर दे दिए, तीनों आंसर दे दिए, बिल्कुल सही है ना। बट आपको क्या बोला जाए, इफ ओनली हाइपरकेलेमिया इज प्रेजेंट, सी विनय, पोटेशियम बाइंडर्स टेक टाइम टू वर्क, दे आर नॉट द इमरजेंसी ड्रग्स। ओके, तो इमरजेंसी ड्रग इज इंसुलिन, डेक्सट्रोज एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अगर आपको ईसीजी चेंजेस दिए गए हों, ईसीजी चेंजेस दिए गए हों मतलब हर्ट पे इफेक्ट आ चुका है, देन यू नीड कैल्शियम ग्लूकोनेट, देन यू नीड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अगर ईसीजी चेंजेस आ गए हैं तो यू नीड कैल्शियम ग्लूकोनेट, और अगर ईसीजी चेंज नहीं आए हैं तो यू जस्ट नीड इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज। ओके, ग्रुप में कोई बंदा है फटाफट बताओ। मैंने बताया था पोटेशियम और H प्लस भाई भाई हैं, सिर्फ ऐसी 4 जगह जहां पोटेशियम और H प्लस साथ साथ नहीं चलते। अगर जिन लोगों ने एबीजी का, बहुत सही, आरटी है, बहुत सही आयुषी, और डायरिया, बिल्कुल सही। 2 और हैं, एनीबडी नोस? एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट यार, वो आई हैव टू सी। ठीक है, फिस्टुला, वेरी सही। तो 4 कॉजेज आर फिस्टुला,
आरटीए सही, बिल्कुल सही विनय। लास्ट इज यूरेट्रोसिग्मोइडोस्कोमी, वेरी वन यार, वेरी गुड। सभी ने मतलब लेक्चर उसको ध्यान से सुना है। तो ये दीज सिंपल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस विदाउट ऑलवेज मटरिंग द थिंग्स। ओके, क्योंकि पोटेशियम H प्लस साथ साथ रहते हैं। दीज आर सिंपल फंडास, इफ यू नो इट देन देयर इज नो इश्यू। अब आते हैं अपने क्यूटी इंटरवल की तरफ। ठीक है यार, अभी अभी मैक्सिमम बंदे इसमें अपने एमबीबीएस के हैं, तो यार देखो क्यूटी इंटरवल इज नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर यू एट प्रेजेंट। ओके, तो आप ये फॉर्मूला रख लो, याद रख लो, चलेगा। क्यूटी डिवाइडेड बाय आर इज करेक्टेड क्यूटी, बिकॉज वी ऑलवेज सी करेक्टेड क्यूटी। बट फॉर यू, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, आप पेरीफेरी में बैठे हो, आपको बस देखना आ रही है क्यूटी प्रोलोंगेशन तो नहीं हो रहा, तो हाउ यू कैन सी इज सिंपली नॉर्मल जो क्यूटी इंटरवल वो होता है वो आर इंटरवल, दो आर के वेव, आर वेव के बीच में जो हाइट होती, विड्थ होती है, लेंथ होती है, इसका नॉर्मली हाफ से कम होता है। इफ इट इज मोर देन हाफ, QT interval is more than half, then you can say it is QT prolongation. Okay, ये इतना याद रख लोगे इनफ है। Now we come to ST segment and D wave. Okay, अब आप देखो ये P wave है, ये Q R, then it is negative S wave, then it is T wave. Okay, टी वेव के बाद कोई बोलेगा यार ये छोटा, टी वेव के बाद जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज यू वेव। नॉर्मली इट इज प्रेजेंट, रिमेंबर नॉर्मली इट इज प्रेजेंट, बट इफ इट इज प्रोमिनेंट, फटाफट ग्रुप में कोई टाइप करो प्रोमिनेंट यू वेव कहाँ मिलती है। देखो ओल्ड एमआई, नो यार, ओल्ड एमआई में प्रोमिनेंट यू वेव नहीं। बिल्कुल सही प्रशांत, प्रशांत बहुत सही जा रहा है यार। प्रोमिनेंट यू वेव इज फाइंड इन हाइपोकेलेमिया, नॉट हाइपरकेलेमिया। प्रोमिनेंट यू वेव इज ए साइन ऑफ हाइपोकेलेमिया। बट आपसे कोई पूछे क्या यू वेव आपको नॉर्मली मिलेगी, तो यू विल से यस डेफिनेटली यू वेव इज नॉर्मली फाउंड। ओके, अब आप देखो यार ये जे पॉइंट है अपना, ये वाला जे पॉइंट है। इफ इट गेट्स अपसाइड इट इज नोन एज जे पॉइंट एलिवेशन, इफ इट इज डाउन साइड इट इज नोन एज जे पॉइंट डिप्रेशन, जिसको अपने बोला एसटी एलिवेशन, इसको बोला एसटी डिप्रेशन। ओके, अब आप शॉर्ट में बस सारी चीजें देख लो। जैसे अभी अपने इस पर आते हैं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, आइडियली इट इज द बेस्ट that you should see and you should not miss in even in your sleep. Okay, convex ST elevation. Then these are other form of ST elevation that you may found in ischemia, that is upsloping, horizontal and downsloping. But for you what is relevant is ST segment should be elevated and it should not be concave, it should be convex or straight or whatever. But concave ST elevation है तो you should think twice before giving the thrombolytic agent. See, this is what I am talking about. Concave ST elevation, typical non-ischemic ST segment elevation, they are concave। और मैंने जैसा अभी बताया था, बहुत बार इमरजेंसी में आपके पास ये पेशेंट आएंगे। दीज आर एक्सट्रीमली कॉमन इन ऑल पॉपुलेशन। जब सेकेंड ईयर रेजिडेंसी में हम नया नया इमरजेंसी करते थे तो बहुत बार पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता था। ओके, और उसमें इस टाइप का मेरे को, जैसे अब देखो, अगर आपको क्या लगेगा यार ये तो जे पॉइंट एलिवेटेड है, देखो ये तो एसटी एलिवेशन है। तो इन दीज पेशेंट ऐसा नहीं है कि ये इस्कीमिया में नहीं हो सकता, बट यू शुड बी विजिलेंट दैट इफ पेशेंट इज मिडल एज, इफ इट इज क्लासिकल ट्रायड ऑफ एमआई लाइक चेस्ट पेन, डायफोरेसिस, घबराहट, वॉमिटिंग, देन यू शुड थिंक ऑफ इट एज इस्कीमिया। And you should not give the thrombolytics directly, just give him aspirin, wait and watch, let the patient stay in emergency, आप उनका दोबारा ECG करवाओ। बहुत बार हमारे पास पेशेंट इवन दो इस ECG के साथ आता है, लेकिन हमारा क्लिनिकल सस्पिशन स्ट्रांग होता है बिकॉज दिस प्रेजेंट विद सिम्टम्स ऑफ MI, so we do not send them home। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा किसी भी इन्वेस्टिगेशन से सुपीरियर आपका क्लिनिकल स्किल्स। सो वी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड दैट वी लेट देम स्टे इन इमरजेंसी, इन आवर इमरजेंसी फॉर 6 hours, वी डू ECG एवरी 1 hour। पेशेंट रात को 9 बजे आया एंड एट 3 o'clock he developed a full blown MI like this or this or this. So clinical skills are always superior to your laboratory investigation. Okay, अब ये ST segment elevation जो MI में डिस्कस करे थे, I have wrote down the sequence. If any MD is listening, he should remember this, that what is the sequence of the ST segment in MI.
है ना। बाकी आपके यूजी के रेलेवेंट केस में इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। जैसे पहले दिन एमआई में जो एसटी एलिवेशन आता है, फर्स्ट फ्यू आवर्स में ऐसा आता है, देन कुछ आवर्स बाद उसमें अप स्लोपिंग अच्छे से आपको दिखने लगती है, कुछ आवर बाद उसमें कॉन्वेक्सिटी अभी आने लगती है, जैसे इसके बाद इसमें आएगी कॉन्वेक्सिटी, देखो बहुत अच्छी कॉन्वेक्सिटी आ रही है। थोड़े टाइम बाद इसके अंदर क्यू वेव आने लग जाती है। यहां तक देखो आर वेव थी, ये देखो आर वेव थी, आर वेव थी, लेकिन यहाँ क्यू वेव आ जाती है, और इन दी एंड फाइनली पेशेंट के टी वेव इन्वर्जन आते हैं। तो दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ एमआई। जब हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है, तो वी every day we do is ECG in the morning and evening, and we sequentially found these changes. So for UG is not that much important. आप बस इतना याद रखो कि यार convex ST elevation को you should consider relevant, concave you can ignore it also. Okay. Now see here regarding ST depression, as per we talked earlier, ST depression can be upsloping like this, that is found in normally sinus tachycardia. It can be downsloping, it is found in ischemia. It is found in ischemia, or it can be horizontal. These are also found in ischemia. So you should not ignore these patients. Okay. अब अपने वापस इसी के डिस्कशन पे आते हैं। See, these are upsloping ST segment. You can see the direction. So these are normal finding during tachycardia. This is like physical exercise, okay, or hyperventilation. So you should not admit these patients. You should not give them aspirin or antiplatelet. Okay. Other non-specific ST depression is digoxin. Anyone can tell me what sign is this? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के आगे, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का ईसीजी फाइंडिंग क्या, एनीबॉडी कैन टेल मी? कोई तो बताओ यार। हॉकी स्टिक, वेरी सही, बिल्कुल राइट यार आयुषी। हॉकी स्टिक साइन इज द क्लासिकल साइन ऑफ अपना डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हॉकी स्टिक जो होती है ना, नॉर्मली अपने ऐसे बनाते हैं। यहाँ जो हॉकी स्टिक होती है वो इनवर्ट हॉकी स्टिक होती है, ये ऐसे पड़ी है, ये हॉकी स्टिक इस तरीके से पड़ी है। ओके, टिक की तरह, टिक साइन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या दोगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का? पोटेशियम को मैनेज करोगे और डिजीवाइंड दोगे। ओके, और होल्ड द ड्रग, होल्ड डिजॉक्सिन। ओके, अभी आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये देखो हॉरिजॉन्टल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, देखो जे पॉइंट नीचे आ गया ना, जे पॉइंट नीचे आ गया तो ये क्या होगा? फ्लैटनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ये भी इस्कीमिया में मिलेंगे। दीज ऑल आर फाउंड इन इस्कीमिया। ओके, यहाँ ये मोटा मोटा आपका रेलेवेंट है। इससे ज्यादा एलवीएचएस आरवीएचएस के अंदर भी आपको टी वेव इन्वर्जन मिल सकते हैं, जैसे कि इसमें मिल रहे हैं, ये मिल रहा है। टी वेव इन्वर्जन है, नॉर्मल टी वेव पॉजिटिव होती है, डीप पॉजिटिव आ रही है। कोई देखो सिंपल सा फंड है, ये चीज रटने की जरूरत नहीं है कि एलवीएच और आरवीएच में टी वेव इन्वर्जन आता है। बेसिकली टी वेव इन्वर्जन क्या दिखाता है कि क्या उस एरिया में ब्लड सप्लाई की कमी है क्या। सिंपल सा फंडा, ये ध्यान रखो। ओके, अगर पेशेंट के आपने मसल मास बढ़ा दिया तो अपनी बॉडी में हर्ट के पास क्या होता है? मसल तो बढ़ जाती है लेकिन उसका ब्लड सप्लाई उतना का उतना ही रहता है। तो क्या होगा? जैसे उस एरिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो उसमें एक्चुअल नहीं, रिलेटिव इस्कीमिया होगा, और रिलेटिव इस्कीमिया के कारण पेशेंट के क्या होगा? टी वेव इन्वर्जन। यू मे फाइंड इस्केमिक चेंजेस। तो अगर आप प्रीवियस कल वाली अपनी ईसीजी में अभी दिखाऊंगा, आप ये देखो एलवीएच और आरवीएच कल अपनों ने सभी ने डिस्कस करा था, तो यू कैन सी कि यार जरूरी नहीं है अपना हमेशा एमआई ही हो पेशेंट को टी वेव इन्वर्जन आने के लिए। अब आप ईसीजी ये ध्यान से देखो, ये पेशेंट था आरवीएच का जिसमें राइट एक्सिस डेविएशन था, बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, one and AVF is coming towards each other, and you can see T wave inversion in this. So this is not due to AMI. Okay, this is not, you will not say that this is non-ST elevation MI. It is rather that due to increased muscle mass of the right ventricle, there is relative ischemia of the ventricular muscle. So ये पेशेंट का ECG हमेशा ही लाइफ लॉन्ग ऐसे रहेगा। सिमिलरली अपनों ने कल LVH की ईसीजी देखी थी, 1 और 3 और 1 और AVF उल्टा जा रहे हैं एक दूसरे से,
लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, और आपको डीप क्यू वेव दिखाई दे रही है V1 V2 में, और बहुत ही प्रोमिनेंट आर वेव दिखाई दे रही है V5 V6 में, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वहां, मतलब मसल मास बहुत ज्यादा है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, ये टी वेव इन्वर्जन। तो आप इसको ये नहीं बोलोगे एम आई है, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ये होता है। अप टू सेकेंड ईयर ऑफ रेजिडेंसी समटाइम्स वी ट्रीटेड दीज पेशेंट mistakenly as NST elevation and MI until unless our unit had game or APs came. And it is common mistake to judge them as a NST elevation MI. These are basically the due to the hypertrophy of left ventricle, there is relative ischemia of that area that perceived as a T wave inversion. तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टी वेव तो आता है जब अपना पॉजिटिव टी वेव आता है, नॉर्मली आता है, और अगर टी वेव नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, पेशेंट को अंडरलाइन इस्कीमिया है, पेशेंट को अंडरलाइन इस्कीमिया है। तो यहाँ लास्ट में बस यही बात मैंने लिखी हुई है कि पॉजिटिव टी वेव इज नॉर्मल, टॉल टी वेव और पीक टी वेव आप पढ़ोगे किसमें, हाइपरकेलेमिया और एमआई में। तो देखो जो हाइपरकेलेमिया क्या हो गया था ना, जस्ट आप उसका रिमेंबर करो, उसके अंदर बिल्कुल लिटरली आपको ऐसे जो पीक दिखाई दे रही है ना, शार्प एज मिलेगा आपको ऊपर, ये किसकी होती है, हाइपरकेलेमिया की। ओके, deep symmetrical T wave inversion are found in ischemia. These are like this, deep and symmetrical. कई बार बहुत बार है ना, we found such type of T wave inversion, they may be ischemic or they may not be ischemic, so it is not necessary that they should always be ischemic. If it is deep and they are symmetrical, then it is ischemic. Okay यार, आज अब अपने मेजरली शुरू करेंगे एरिथमियाज। ओके, ये सबका फेवरेट टॉपिक है एंड यू शुड नो दैट, क्योंकि इफ यू कैन नॉट डायग्नोज and treat a arrhythmia, you will be in trouble whether you are working in a periphery or whether you are working in a tertiary care center. Okay, so you should know, and see, it doesn't matter whether you are a obs gynae in future you are seeking for a obs gynae, you are seeking for dermatology, radiology or medicine, it doesn't matter यार। जब पेशेंट आपके पास आता है, इरिथमिया उसको तब भी ट्रिगर हो सकता है जब आप उसकी सोनोग्राफी कर रहे हो। ओके, तो ऐसा यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्व्स, एटलीस्ट एमबीबीएस ग्रेजुएट लेवल का अपने को आना चाहिए कि बेसिक एरिथमिया क्या होते हैं एंड हाउ टू ट्रीट देम। ओके, तो एरिथमियास का क्लासिफिकेशन यहाँ जो मैं इजी टू लर्न क्लासिफिकेशन है मैंने वो यहाँ रखा हुआ है, दैट इज एट्रियल एरिथमिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक्स। ओके, ठीक है, सॉरी। अब एट्रियल एरिथमियाज एज यू कैन, अपनों ने यार थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि ये दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एट्रिया, सो दे आर फ्रॉम द नॉर्मल पाथवे, दे आर फ्रॉम द नॉर्मल पाथवे, एंड एट्रिया का जो कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं दे आर हैव वेरी क्विक रिस्पॉन्स, तो उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्विक होता है। तो इसी के कारण उन पेशेंट के अंदर आपको क्यूआरएस क्या मिलेगा, नैरो मिलेगा, क्यूआरएस क्या मिलेगा, नैरो मिलेगा। ठीक है, और जो अपना वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज दैट मींस एरिथमिया दैट इज ओरिजिनेटिंग इन द वेंट्रिकल्स, तो वो क्या मिलेगा, वाइड क्यूआरएस मिलेगा। तो इसीलिए आपको बेसिक आना चाहिए कि कोई भी पेशेंट में अगर आपने नाम में एट्रिया आ गया तो आप समझ जाओगे। अगर पेशेंट आपके पास ईसीजी आई हो, जैसे नैरो क्यूआरएस आए तो आप दिमाग से 3 डायग्नोसिस 4 डायग्नोसिस तो निकाल दोगे, ये तो वीटी नहीं है, वीफिब नहीं है, टॉर्सार्ड्स नहीं है, एआईवीआर नहीं है। ठीक है, अगर ब्रॉड क्यूआरएस आया है तो इट विल बी अमंग दीज 4 एरिथमियास। अभी आई थिंक एज ऑफ राइट नाउ यू डोंट नीड टू लर्न जैसे पीएसवीटी विद एबरेंसी, दीज आर द केसेस दैट मे हैव that will have broad QRS with atrial arrhythmias। ठीक है, बट वो थोड़ा एक्सेप्शन है, वो किसी और दिन अपने डीप में समझेंगे, अदरवाइज इट विल एक्सटेंड द लेक्चर। ओके, तो यहाँ आप देखो एट्रियल एरिथमियास के अंदर आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए एरिथमियास का, एट्रियल एरिथमिया, ventricular arrhythmia, heart block. Heart block everybody knows, primary, secondary, tertiary heart block we will discuss in the last point. In the atrial arrhythmias it may be SVT, it may be PSVT.
Ventricular arrhythmias, we discussed QRS is more than 100. It can be VT, VFib, torsades or AIVR. These are mostly ischemia related. See, अपने हम जो पेशेंट देखते हैं इन डिजीजेस के, दे आर मोस्टली ड्यू टू इस्कीमिया, क्योंकि वीटी हमारे पास एमआई बहुत बार वीटी करके आता है, वीफिब बहुत बार एमआई वीफिब की तरह प्रेजेंट करता है. ओके, लेकिन SVTs, atrial arrhythmias, are mostly abnormal conduction pathway. They may be ischemic related, but they are very rarely found in ischemia. Okay. अब देखो, बहुत बार मेरे को भी अपने फाइनल ईयर तक कंफ्यूजन होता था कि यार ये SVT, PSVT है क्या. बेसिक फंडा क्या ध्यान रखना है, SVT सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. ओके, मैं एक बार अभी आपको लेक्चर ऑन करके वीडियो कॉल ऑन करके मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूं, देन वी विल डिस्कस ऑल दिस एट्रियल टेकिकार्डियाज. ओके, हाँ यार देखो, अपने अभी डिस्कस कर रहे हैं एट्रियल टेकिकार्डियाज, है ना. तो हाँ, जैसे मेरे को भी अपने यूजी टाइम में बहुत डिफिकल्ट लगता था यार, ये एसवीटी क्या है, पीएसवीटी क्या है. ओके, तो इसका सिंपल फंडा ध्यान रखो. एसवीटी, पीएसवीटी बोथ आर एट्रियल एरिथमियास. एसवीटी क्या है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. तो ये अपना एट्रिया है और ये बड़ा सा वेंट्रिकल है, ठीक है. सो वेंट्रिकल से ऊपर जो भी एरिथमिया जनरेट हो रहे हैं, मेजरली दे आर क्लासिफाइड एज एसवीटी. ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के ऊपर एट्रिया है. सुप्रा वेंट्रिकुलर, अबव द वेंट्रिकल इज एट्रिया. सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज आर बेसिकली एट्रियल टेकिरेथमियाज, नथिंग एल्स. कोई अलग से टर्म नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और पीएसवीटी में क्या डिफरेंस है. पीएसवीटी के नाम में आ रहा है पी, दैट इज पैरोक्सिस्मल. पैरोक्सिस्मल का आपको एक ही मतलब ध्यान रखना है, अब्रप्ट ऑनसेट एंड अब्रप्ट टर्मिनेशन. ओके, पीएसवीटी का जो पेशेंट होता है ना, वो 24 घंटे पीएसवीटी में नहीं रहेगा, पूरे साल भर पीएसवीटी में नहीं रहेगा. वो क्या रहेगा, आपके पास आएगा, पैल्पिटेशन के साथ आएगा, और आप उसके अंदर देखोगे उसको पीएसवीटी एंड यू विल रिवर्ट इट, इट विल बी कंप्लीटली नॉर्मल, ही विल गो बैक टू होम. बट एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट के अंदर क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट के अंदर आपको पेशेंट का प्राइमरी एम आपका क्या है, रेट कंट्रोल रखना. तो उसकी जो रिदम एबनॉर्मेलिटी है, अनलाइक पीएसवीटी जहां टेकिरिथमिया हो रहा था और वो इमीडिएटली हुआ और इमीडिएटली खत्म हो गया, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर कैन or sinus arrhythmia, these all are SVT. They can be present throughout your life. So that is the difference between PSVT and SVT. This SVT doesn't necessarily have a abrupt onset and abrupt termination, but PSVT means P for paroxysmal, it will have abrupt onset and abrupt termination. Okay, I hope this is clear. तो PSVT में बेसिकली अपना PSVT आता है जो कि सडन आता है और सडन चला जाता है. AVRT, AVNART इसके अंदर के पार्ट होते हैं. आई थिंक एट योर लेवल इट वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स. अपना जो बेसिक क्वेश्चन आता है, भले ही वो एम्स तक का पेपर हो, वहां वो एक चीफ कंप्लेन देंगे, एक ईसीजी पीएसवीटी देंगे, आपसे ट्रीटमेंट पूछेंगे. एवीआरटी, एवीएनआरटी इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट बट नॉट एट योर लेवल. इफ समबडी वांट्स टू डिस्कस, वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके, अब अपना बहुत बेसिक फंडा समझो, अभी के 5 मिनट ध्यान से सुनो, इट विल क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स. ओके, एट्रियल एरिथमियाज, सभी एट्रियल एरिथमियाज सेम ही कंप्लेन के साथ आएंगे, दैट इज पैल्पिटेशन, घबराहट, सिनकोप. ओके, पैल्पिटेशन एंड सिनकोप और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये 3 मेजर चीजें होगी. आपके पास आएगा पेशेंट, इन केस ऑफ पीएसवीटी इट विल बी a 25-year-old or 30-year-old male or female. In case of AF, it may be a 30-year-old patient of rheumatic heart disease, or it may be a 50-year-old patient of heart failure. Okay, सो दे विल प्रेजेंट कि डॉक्टर साहब धड़कन, दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है और सांस में दिक्कत आ रही है. आप क्या देखोगे, SpO2 देखोगे, उसकी नॉर्मल होगी. आप उसका चेस्ट देखोगे, उसकी नॉर्मल होगी, क्लियर होगी चेस्ट. लेकिन आप उसकी पल्स देखोगे, पल्स क्या मिलेगा आपका, 150, 200, 250. तो that is the presentation of a patient of atrial arrhythmia. Doesn't matter it is AF, atrial flutter or PSVT, सभी सेम कंप्लेन के साथ आएंगे. चेस्ट पैल्पिटेशन,
सिनकोप एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, तो आपसे कई बार अगर कोई एमडी के स्टूडेंट यहाँ बैठे बैठे हैं तो वो पूछते हैं कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी आपसे पूछेंगे कि यार नॉन रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बताओ, तो यू कैन से कॉन्फिडेंटली पीएसवीटी इज आल्सो ए नॉन रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और मोस्ट द एट्रियल अरिथमियास कॉजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ may present as shortness of breath. Okay, but the rare finding is, अब दूसरी बात, एट्रियल अरिथमिया में पहली बात आपको चीफ कंप्लेन समझ आ गई, हाउ विल यू द पेशेंट विल प्रेजेंट। सेकेंड थिंग, हाउ विल यू डायग्नोज ऑन द ईसीजी, रेट विल बी हायर, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यूआरएस विल बी नैरो, बिकॉज वो एट्रिया से आ रहा है। एट्रिया से आ रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल पाथवे में ज्यादा स्पीड आएगी, नॉर्मल पाथवे में ज्यादा स्पीड आएगी तो क्यूआरएस छोटा हो जाएगा, लेस देन 80 मिलीसेकंड्स, लेस देन 2 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, अब इसी को आप समझो वेंट्रिकुलर एरिथमिया। वेंट्रिकुलर एरिथमिया, अभी फटाफट कोई ग्रुप पे टाइप करो कि यार कार्डियक आउटपुट किसका काम होता है मेंटेन करना, कार्डियक आउटपुट किसका काम है मेंटेन करना, एट्रिया का और वेंट्रिकल्स का? कोई भी टाइप कर दो यार। कार्डियक आउटपुट में ज्यादा रोल किसका रहता है, ऐसा पूछता हूं, ज्यादा रोल कार्डियक आउटपुट में किसका रहता है, एट्रिया का और वेंट्रिकल्स का? नहीं यार देखो, एट्रिया का नहीं रहता, वेंट्रिकल्स का मेजर रोल रहता है, क्योंकि आप समझो कि अल्टीमेटली एओर्टा से कौन अटैच है, वेंट्रिकल अटैच है, और मैक्सिमम पंपिंग किसके थ्रू हो रही है, वेंट्रिकल के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो इतना बात बताओ, अपने जो पेशेंट आता है बहुत बार इमरजेंसी में, अगर किसी ने इंटर्नशिप या अगर कोई फर्स्ट ईयर रेजिडेंट बैठा है तो दे हैव सीन पेशेंट इन इमरजेंसी, कोलैप्स पेशेंट आता है, बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट ऐसे, अटेंडेंट आपके पास 4 अटेंडेंट पकड़ के लाएंगे कि साहब डॉक्टर साहब अभी लेके आ रहे थे और जस्ट ये हॉस्पिटल के बाहर ही गिर गया, कोलैप्स पेशेंट, यू विल रिसीव ए कोलैप्स पेशेंट। ठीक है, तो इतना बात बताओ, बॉडी के परफ्यूजन के लिए वेंट्रिकल्स का ज्यादा रोल है, तो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट एट्रियल टैकीअरिथमिया को होगा या वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया को होगा, टाइप करके बताओ फटाफट। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसका बीपी कम है, जो कोलैप्स पेशेंट आ रहा है, क्या वो एट्रियल अरिथमिया का होगा या वेंट्रिकुलर अरिथमिया का होगा? वेंट्रिकुलर एरिथमिया, बिल्कुल सही, मतलब आपको समझ आ गया बेसिक फंडा। तो एट्रियल एरिथमिया कैसे प्रेजेंट होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, सिनकोप, बट जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया के पेशेंट होंगे दे विल प्रेजेंट with hemodynamically instability, they will present with confusion, with hypotension, and sometimes they will not be able to come by themselves, attendant will take them. Okay, basic picture क्या है, hemodynamically unstable are ventricular tachyarrhythmia. Second of all, QRS will be prolonged. तो आपको जब भी एम्स के और आजकल के नीट के क्वेश्चन और यूपीएससी सीएमएस के क्वेश्चन, दे आर वेरी गुड क्लिनिकल क्वेश्चंस लाइक यूएस एमिली पैटर्न। ओके, तो उनके अंदर आपको क्लिनिकल विनेट दिए होते हैं, तो इसीलिए आपको हर डिजीज का क्लिनिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए, इवन दो यू डोंट नो हाउ टू डायग्नोज द ईसीजी, बट इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग बेसिक फिजियोलॉजी एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज, यू कैन डायग्नोज विदाउट डायग्नोजिंग ईसीजी इटसेल्फ। ओके, तो ventricular tachyarrhythmia present with hemodynamically instability with broad QRS, atrial tachyarrhythmia present with hemodynamically stable patient चलता हुआ आपके पास आएगा, PSVT का पेशेंट हमेशा चल के आएगा, AF का पेशेंट चल के आएगा, साइनस टेकिकार्डिया का पेशेंट चल के आएगा, साइनस एरिथमिया का पेशेंट चल के आएगा। तो साइनस एरिथमिया का पेशेंट नहीं होता, वी ऑल आर साइनस एरिथमिया, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, तो होता क्या है, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होंगे लेकिन उनका टैकीकार्डिया की फीलिंग होगी, उनका पैल्पिटेशन का कंप्लेन होगा। ओके, ठीक है, ये बेसिक फंडा हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, एट्रियल एरिथमिया कैन प्रेजेंट विद हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी इफ all the atrial एक्शन पोटेंशियल आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकुलर रेट भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, वेंट्रिकुलर रेट भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, उसके कारण भी हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट आप बेसिक आपको क्या ध्यान रखना, वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा तो पेशेंट अनस्टेबल होगा, एट्रिया इन्वॉल्व होगा तो पेशेंट स्टेबल होएगा। अगर एट्रिया की सारी कंडक्शन वेंट्रिकल में जा रही है तो जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा, एट्रियल fibrillation with fast ventricular rate can present as hemodynamically unstable patient. अब
एक फंडा अभी के दिमाग में क्लियर रख लो, अभी आप में से सभी लोग आगे जाके कोई रेजिडेंट बनेगा, कोई जेआर, सभी किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, तो सभी को पेशेंट से डील करना है। सिंपल फंडा बताओ, एनी एरिथमिया, कोई भी एरिथमिया का पेशेंट आ गया और वो शॉक में है, उसका बीपी 90/60 है, व्हाट विल यू डू? क्या मेडिसिन दोगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे? फटाफट ग्रुप पे टाइप करो, एमेडोरान। ठीक है, और बताओ, दोबारा से सुन लो क्वेश्चन ध्यान से। एनी इरिथमिया विद शॉक, विनय एंड प्रशांत, आई एम सेइंग शॉक। क्या आप शॉक में एक एंटी हाइपरटेंसिव जैसे बीटा ब्लॉकर या ड्रग कॉजिंग हाइपोटेंशन लाइक एमेडोरान दोगे क्या? देखो, आईवी फ्लूइड विल ट्राई टू रिकवर द शॉक। अब देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन और आंसर पुट अप करा। सी, my ventricle is norend and dopa. See, that is why I was talking about this, क्योंकि अपना इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अभी होल्ड ऑन, ओके। देखो, जब भी अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग लाइक दिस, ओके, सो देयर इज गुड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। नाउ इफ आई मेक इट ए रेट ऑफ 180, नाउ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग लाइक दिस। कल जैसे बताया था मैंने, एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह ही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और टेकिकार्डिया होता है। देयर इज नो डेफिनेटिव कार्डियक आउटपुट। यू थिंक इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्टिंग। वो सिर्फ फड़फड़ा रहा है, हर्ट वहां सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन तो है ही नहीं। देयर विल बी नो कार्डियक आउटपुट। तो आप भले ही एड्रेनलिन दे दो, एड्रेनलिन क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। नॉर एड्रेनलिन क्या है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द बीपी, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, बट इट विल नॉट सेव योर पेशेंट। हो सकता है आप एक बार 70 की जगह 80 बीपी ले आओ या 90 ले आओ, बट पेशेंट विल डाई इमीडिएटली। तो इसीलिए एक फंडा अपनी बुक में लिख लेना, भी नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, एनी एरिथमिया विद शॉक गिव डीसी शॉक। ठीक है, एनी एरिथमिया विद शॉक, डीसी शॉक देना है, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग क्या लगाना है? क्या अपने को सिंक्रोनाइज देना है या अनसिंक्रोनाइज देना है? अगर एट्रियल टैकीएरिथमिया का पेशेंट है तो सिंक्रोनाइज डीसी देना है, और अगर वेंट्रिकुलर टैकीएरिथमिया का पेशेंट है तो अनसिंक्रोनाइज शॉक देना है। लेकिन क्या देना है? शॉक ही देना है। यू विल रिवर्ट बैक द पेशेंट टू द नॉर्मल साइनस रिदम, एंड यू विल रिवर्ट बैक द पेशेंट फ्रॉम दिस रिदम टू this rhythm. Then you won't need a noradrenaline, you won't need IV fluids, you won't need any drug. Okay, आप बाद में ट्रीटमेंट के लिए दोगे, लेकिन इमीडिएटली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट क्या करना है? डीसी शॉक। तो अपने दिमाग में फंडा क्लियर रखना। कभी भी रेजिडेंट आगे, आप कोई बंदा रेजिडेंसी में जाता है, अगर कोई फर्स्ट ईयर है, आपको वार्ड में पेशेंट कोलैप्स हो गया, आपके सामने पेशेंट कोलैप्स हो गया, आपको एक ही काम करना है, क्या? आपको डीसी शॉक देना है। ठीक है, एक थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाता हूँ। मिशन इम्पॉसिबल हैंड रेस करो, कितने लोगों ने यहाँ देखी हुई? टॉम क्रूज की, ठीक है, कम लोगों ने देखी है, 4-5 लोगों ने देखी है। ठीक है, अगर किसी को सीन याद हो जो शायद चाइना का सीन है, जहां मिशन इम्पॉसिबल के अंदर उसमें टॉम क्रूज की वाइफ होती है, टॉम क्रूज के दिमाग में एक फ्यूज लगा होता है, ओके, और टॉम क्रूज क्या होता है उस मूवी के अंदर, ही कोलैप्सेस, ओके। तो आप बहुत स्लो मोशन में वो सीन दिखाई दिया है कि उसकी वाइफ ग्रीफ के अंदर, ही थम्स ऑन इन चेस्ट लाइक दिस, शी थम्स ऑन हिज चेस्ट लाइक दिस, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल थंप, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल थंप। और अगर हो सकता है आप लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव हो, 6 महीने पहले एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें बोला हुआ था कि कार्डियोलॉजिस्ट ने सामने पेशेंट कोलैप्स हो गया और ही जस्ट डिड दिस एंड पेशेंट रिवाइव्ड, ओके, दैट इज पेरिकार्डियल थंपिंग। ये क्या चीज है? बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग आवर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वी आर कन्वर्टिंग आवर काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो अपने 20 सेंटीमीटर ऊपर रख के छाती से इस पे मारते हैं, चेस्ट पे मारते हैं, पैरास्टर्नल एरिया पे मारते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए एनर्जी ऑफ 20 जूल्स। अपने डीसी शॉक से कितने देते हैं? 250 जूल। उस मूवी में टॉम क्रूज का लक था कि ही रिवाइव्ड, वरना वेंट्रिकुलर एरिथमियाज एटलीस्ट रिक्वायर 200 जूल ऑफ एनर्जी टू गेट रिवाइव्ड। सो इट इज पेरिकार्डियल थंपिंग, इट इज एंटायरली डिफरेंट, नॉट मच रेलेवेंट फॉर यू, जस्ट फॉर इंटरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो उसमें सीन दिखाया था वो उन्होंने मजे मजे में नहीं दिखाया, दैट इज प्रैक्टिकली रेलेवेंट। इफ यू वोंट हैव ए अवेलेबल डीसी शॉक, ऐसा इमरजेंसी हमने भी 1-2 बार करा हुआ, बट वी डिड नॉट गेट एनी सक्सेस, ओके। जब वी डोंट हैव डीसी शॉक इमीडिएटली अवेलेबल, इसकी कुछ कंडीशन होती है, यू शुड नॉट हैव ए डीसी
shock available with you, and you should know that this rhythm is shockable and patient collapsed in front of you. These three are the prerequisite that you give pericardial thumb, because अगर आपने ये तीनों देखे बिना pericardial thumb दे दिया तो patient may convert into VT also. Okay, तो ये बस अपने को ध्यान रखने का है क्या कि जब भी patient any arrhythmia with shock, you should give DC shock to save your patient. You should know this whether you are working in a primary center or in any tertiary center. Doesn't matter in which branch you are, you should know this. Any arrhythmia with shock, give DC shock. If it is atrial arrhythmia, you give synchronized. If it is ventricular arrhythmia, इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड शॉक. एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो अपने वार्ड्स के अंदर आप में से कई बंदों ने मेरे पास इंटर्नशिप में थे तो डीसी शॉक आप मैं जैसे एसएनएमसी में था तो देयर वी हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू यूज डीसी शॉक रेगुलरली. अदरवाइज बहुत सारे रेजिडेंट का एक्सपीरियंस होता नहीं है कि दे डोंट यूज शॉक. डीसी शॉक शुड बी यूज. ओके, तो अपने जो वार्ड्स के अंदर डीसी शॉक होता है दैट इज मैनुअल डीसी शॉक. दैट वो एक इतना बड़ा डब्बा होता है, उसमें आप पेशेंट को जब चाहे तब शॉक देते हो. दैट इज मैनुअल. इट इज डिसाइडेड बाय मी. अगर आप में से दिल्ली मेट्रो में कितने लोग गए हो, रेज योर हैंड्स. काफी लोग गए हुए हैं, है ना. अभी कभी भी दोबारा अब जो लोग नहीं गए हैं कभी जाओ तो ध्यान देना, या फिर जयपुर या कहीं भी मेट्रो में जाओगे ना, यू विल फाइंड दैट एक स्मॉल बॉक्स होएगा हर मेट्रो के कैबिन में. हर मेट्रो का एक जो बोगी होता है उसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स होगा, येलो कलर का बॉक्स होगा, है ना, और उस पर लिखा होगा AICD, ऑटोमेटिक कार्डियक डिफिब्रिलेटर. ठीक है, तो ये जो होता है ये एक मशीन होती है, अनलाइक दैट लार्ज बॉक्स, ये ऑटोमेटेड होता है. दैट कैन बी यूज्ड नॉट जस्ट बाय डॉक्टर्स, एट एनी लेमैन. तो वो क्या होता है, बेसिकली अपने दो पैड लगा देते हैं, एक इधर और एक इधर. ठीक है, एक पैरास्टर्नल एरिया पे और एक एक्सिलरी एरिया पे. अपने उन दो पैड्स को लगा देते हैं और मशीन को ऑन का बटन दबा देते हैं. कोई भी पेशेंट कोलैप्स हुआ तो यू शुड नो दिस बिकॉज इट इज योर ड्यूटी टू सेव द पेशेंट. डजंट मैटर वो कहाँ है, वेदर यू आर ऑन ड्यूटी और नॉट. इफ he collapses in front of you, it is your duty. So that is why I am telling you कि एक अपने को पैड यहाँ लगाना है पैरास्टर्नल एरिया पे, एक अपने को एक्सिलरी एरिया पे लगाना है, और अपने उस मशीन को ऑन कर देंगे and we will get away from that patient and from the machine. So अगर वो शॉकेबल रिदम होगी तो that machine will immediately give the DC shock and patient will revert back to normal. जब तक वो मशीन अवेलेबल नहीं है आपको क्या करना है, CPR करना है. CPR is very life saving. थोड़ा इंटरेस्ट के लिए बात बता दूं, लिख लेना है ये बात. अगर suppose I collapse in front of you and nobody is here to give me CPR, how much time I have to live, I get to live if I collapse right now, every system shut down, how much time I am alive? Anybody knows? ऑप्शन दे रहा हूं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट. अब तो बोल दो यार कोई तो. 10 मिनट, चलो आसपास का गैस है. ठीक है, इफ आई कोलैप्स इन फ्रंट ऑफ यू आई गेट 5 मिनट्स टू लिव. ओके, बट what does CPR gives you? It gives you extra 5 minutes. It gives you extra 5 minutes. That is why CPR is so much relevant, because आप जितना जल्दी CPR करोगे उतना बेटर प्रोग्नोसिस होगा पेशेंट का, एंड यू गेट दोज एक्स्ट्रा 5 मिनट्स. तो आप उस पेशेंट को किसी भी नियरेस्ट सर्विस तक लेके जा सकते हो CPR करते हुए, या फिर आपके पास में नियर बाय डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है, यू कैन यूज डिफिब्रिलेटर, और यू कैन पुट द पेशेंट इन एम्बुलेंस एंड गो अलोंग विथ हिम एंड give him DC shock. Okay, so normal person get to live 5 minutes. If you know the CPR, you get to live extra 5 minutes. Okay, अब अपने जो सारा डिस्कशन करा है ना, बेसिक फंडा एट्रियल एरिथमिया का आपको ध्यान रखना है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया का ध्यान रखना है. एट्रियल एरिथमिया में SVT सडन होना जरूरी नहीं है, लेकिन PSVT सडन ही ऑनसेट होएगा, सडन ही अब्रप्ट होएगा. अब इसी के अंदर अपने डिस्कस करेंगे. SVT के अंदर सारी बेसिक चीज आ जाएगी, शॉर्ट में बताता हूं पहले, देन आई विल क्विकली शो यू द वीडियोस. ओके, अब देखो SVT के अंदर एक तो मेरा बेसिक दिल है. मेरी हार्ट रेट अभी 90 की जगह सीधा 130 हो जाती है. मेरे को एंजाइटी होगी पेपर की, यार मेरा नीट सुपर स्पेशलिटी का पेपर आ रहा है 9 सितंबर को, मेरे को टेंशन होगी. तो क्या होगा, मेरा टैकीकार्डिया होगा.
तो दैट इज विल बी साइनस टेकिकार्डिया। मेरा नॉर्मल पी वेव होएगा, नॉर्मल क्यूआरएस होएगा, नॉर्मल टी वेव होएगा, कोई इरेगुलरिटी नहीं होगी, दैट इज साइनस टेकिकार्डिया। ओके, दैट इज फर्स्ट एसवीटी। सेकंड अपने डिस्कस करते हैं, जिसके लिए एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, साइनस इरिथमिया। मतलब वो साइनस है लेकिन रिदम एबनॉर्मल है। इसका क्या बेसिक फंडा है कि आपका दिल दिल नहीं, दिल है वो मशीन नहीं है। बहुत सिंपल सी लाइन ध्यान रखो, आपका दिल दिल है वो मशीन नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं पैदा हुआ और मैंने अपनी एसए नोड का रेट रख दिया 72 बीट्स पर मिनट और वो जीवन भर 72 पे दौड़ता रहेगा। दिस इज नॉट हाउ आवर बॉडी वर्क्स। आवर बॉडी इज बॉडी, नॉट ए मशीन। ओके, तो कभी मेरा एसए नोड 80 पे धड़क रहा है, कभी मेरा एसए नोड 60 पे धड़क रहा है, कभी वो 90 पे धड़क रहा है। तो आई कैन फाइंड ए लिटिल बिट ऑफ variability in the RR interval in a normal person, that is known as sinus arrhythmia. Characteristic feature क्या होंगे? Patient will be stable, RR interval will be irregular, but P, QRS and T all will be normal. ओके, तो आपको इस पेशेंट को ऐसा नहीं करना कि यार इस पेशेंट को एमेडोरॉन दे दिया, नहीं देना है ऐसा। पेशेंट स्टेबल है, मान लो इट इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स, तो आप अपनों भी, अपनी लोगों की भी ईसीजी कराओगे, यू कैन इजीली फाइंड ए साइनस एरिथमिया इन एनीवन ऑफ यू। इट इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैंने अपने यूनिट हेड से भी इस बारे में डांट खाई हुई है, बिकॉज मैं 3 दिन तक क्या करता, कई बार ऐसा हुआ कि मैं पेशेंट को हर दिन, आप सुनना, सेम डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ सर को, आई वाज न्यू, आई डिड नॉट नो व्हाट इज साइनस एरिथमिया। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार उन्होंने सुनाया कि यार मैं बोल रहा हूँ सर पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट का सर पी क्यू आर एस टी सारा नॉर्मल है, लेकिन आर आर वेरिएबल है सर पेशेंट का, तो सर क्या करें? तो ही टोल्ड यार इट इज साइनस एरिथमिया, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके, तो साइनस एरिथमिया, नो ट्रीटमेंट नीडेड, चिल। साइनस टेकिकार्डिया, ट्रीट द कॉज। साइनस टेकिकार्डिया का सिंपल कॉजेस क्या है? जहां भी अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में यू विल कैन आल्सो फाइंड एएफ आल्सो। उसके अलावा कॉमन कॉजेस एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, फीवर, फीवर के अंदर अपने सबको टेकिकार्डिया होता है, ठीक है, सेप्सिस, pulmonary tuberculosis, these all are causes of tachycardia and also important hypoxia. ग्रुप में फटाफट कोई बताएगा ऐसी डिजीज जिसमें हाइपोक्सिया होता है लेकिन ब्रेडिकार्डिया होता है, और जो अभी 3 सालों तक चली थी? 3 सालों से कौन सी बीमारी चल रही है यार? ऐसे तो मत करो। बहुत सही अभिषेक, कोविड। ठीक है, कोविड में इफ सम ऑफ यू माइट हैव वर्कड इन द कोविड, ओके, कोविड में आपको क्या मिलता है? ब्रेडिकार्डिया। इवन दो पेशेंट सैचुरेशन इज 60%, ही विल स्टिल हैव ए हार्ट रेट ऑफ 50, 60 और 70। तो जब भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इट इज कॉमनली फाउंड दैट पेशेंट विल हैव ए ब्रेडिकार्डिया और नॉर्मल हार्ट रेट डिस्पाइट हैविंग हाइपोक्सिया। ओके, यार देखो, कल की तरह आज आई विल नॉट प्रोलोंग द लेक्चर, क्योंकि काफी लोग टायर्ड हो जाते हैं। सो वी विल एग्जैक्टली क्लोज एट 10:30। अभी 5 मिनट्स है। नाउ आई विल शो साइनस टेकी, साइनस एरिथमिया, then we will learn a little bit about PSVT and AF. Okay, so I will now share the screen with you. Okay, अभी आपको कुछ नहीं करना। अब जो मैं आपको इरिथमियास जस्ट अभी डिस्कस करे हैं ना, उन्हीं को क्विकली इसके अंदर देखना है। ओके, नाउ सी, ज्यादा कोई लोड लेने का बात नहीं है, यहाँ डिस्कस करा था वही वही चीजें। यहाँ देखो, ये मशीन होती है जिसको मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, जब मर्जी चाहे तब झटका दे सकते हो आप इससे। ठीक है, फिर एनी एरिथमिया विथ हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलेट, एक ही चीज देना है, क्या? डीसी शॉक। अगर वो एट्रियल है, जैसे एएफ है, पीएसवीटी है, एएफ है, पीएसवीटी है, रेयरली आएंगे सिंक्रोनाइज डीसी शॉक देने। अगर वो वेंट्रिकुलर है तो अनसिंक्रोनाइज देना है। ठीक है, ये आपको बॉक्स दिखेगा दिल्ली की मेट्रो में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यहाँ साइड में 2 बातें लिखी है। नॉर्मल साइनोएट्रियल रेट होती है 100 बीट्स पर मिनट मैक्सिमम, और नॉर्मल एवी नोड होती है 40 से 60। क्योंकि क्या होता है, ऐसे नोड से एवी नोड क्या करता है, 0.09 सेकंड का डिले करता है, तभी अपना जीवन भर दिल 100 पे नहीं धड़कता, वो आराम से 60-70 पे धड़कता है, क्योंकि एवी नोडल इज द पुलिसमैन ऑफ द हार्ट। एवी नोड इज द पुलिसमैन ऑफ द हार्ट। ये अपने हार्ट को चेक में रखता है कि ये अननेसेसरी फालतू में टैकीकार्डिया में ना आ जाए।
अब आप एट्रियल एरिथमिया में देखोगे, इट कैन बी स्लो, इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी इरेगुलर, ऑल प्रेजेंट विद palpitation, shortness of breath and syncope, and hemodynamically instability is very rare as we discussed. So DC shock is rarely used, but if used, use what? Synchronized DC shock. Okay. अब आप पहला एग्जांपल देखो, साइनस टैकिकार्डिया। यहाँ आप देखोगे आर आर इंटरवल के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है, तो इसकी हार्ट रेट कितनी हुई? 100। तो ये क्या हुआ? साइनस टैकिकार्डिया। देखो आप पी वेव नॉर्मल मिलेगी, क्यू आर एस टी सब कुछ नॉर्मल मिलेगा इसके अंदर, पी क्यू आर एस टी सब नॉर्मल है इसके अंदर, ठीक है। कॉज क्या होंगे? सेप्सिस, हाइपोक्सिया, शॉक का पेशेंट, हाइपोटेंशन, फीवर, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, हाइपरथायराइडिज्म, एंजाइटी। तो इसमें आपको टैकिकार्डिया, बहुत बार आपके पास कॉल आएगा गायनी से, सर्जरी से, कि यार ये पेशेंट का टैकिकार्डिया, क्या करूं? तो आपको हमेशा उसका अंडरलाइंग कॉज देखना, आपको बोलना है कि यार अभी ड्रग की जरूरत नहीं है, जस्ट फाइंड आउट व्हाट द कॉज इज एंड ट्रीट द कॉज। ओके। नेक्स्ट है साइनस एरिथमिया, ठीक है। साइनस एरिथमिया, दिल है, मशीन नहीं है, ये बेसिक फंडा आपको ध्यान रखना है। कभी स्लो चलेगा, कभी फास्ट चलेगा। तो इसके लिए आप ये ईसीजी देखो, ठीक है। लीड सेकंड पर आ जाते हैं अपने। लीड सेकंड पे आप देखो, इन 2 आरआर के बीच में 4 बॉक्सेस का गैप है, इनके बीच में भी 4 बॉक्सेस का गैप है, इनके बीच में भी 4 बॉक्सेस का गैप है। लेकिन अब यहाँ पे आओगे 3.5 बॉक्सेस है, यहां पर आओगे लगभग 3 बॉक्सेस है। लेकिन आप देखो पी, क्यूआरएस और टी तीनों बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है? ये साइनस रिदम है, जो कि कभी कम कभी ज्यादा, मतलब साइनस एरिथमिया हो रहा है। इट इज ड्यू टू द नॉर्मल वेंटिलेशन होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के कारण जो चेंज होता है वो होता है। चिल्ड्रन और आप सब में, यंग एडल्ट्स के अंदर अपने सब में मिलेगा ये, ठीक है। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चिल मारना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, फिजियोलॉजिकल, ऐसा नहीं कि खुद एमेडोरॉन लगा लो जाके घर पे, एमेडोरॉन नहीं लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तीनों भाई लोग एक साथ करने, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, मैट, तीनों एक साथ है। कल मैंने आपसे डिस्कस करा था कि इनका स्पॉट ऑन डायग्नोसिस है। एट्रियल फ्लटर कैसे डायग्नोस करोगे? एट्रियल फ्लटर कैसे डायग्नोस करोगे? इररेगुलर आरआर, 2 टाइप का हो सकता है ये, विथ वेरिएबल ब्लॉक और विथ फिक्स ब्लॉक। विथ वेरिएबल ब्लॉक होगा और तो क्या होगा कि इरेगुलर हार्ट रेट मिलेगी। विथ फिक्स ब्लॉक होगा, इस फिक्स ब्लॉक का मतलब क्या है? एट्रियल फ्लटर में क्या हो रहा है? ये एक सर्कल बार बार बन के स्टिमुलेट कर रहा है, तो आपको एट्रिया की रेट हो सकता है 300 400 इतनी मिले, लेकिन 2:1 ब्लॉक का क्या है? मान लो हार्ट रेट 300 है, तो 300 में से सिर्फ 50% ही कंडक्ट होंगे वेंट्रिकल तक। 3:1 ब्लॉक है, तो हर 3 के बाद एक कंडक्ट होगा, तो 300 अगर एट्रियल रेट है तो 100 उसकी वेंट्रिकुलर रेट होगी। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स ब्लॉक, ठीक है। वेरिएबल ब्लॉक का एग्जांपल आपको ये ईसीजी देख लो, यहाँ 3 वेव के बाद एक क्यूआरएस आ रहा है, 4 वेव के बाद एक क्यूआरएस आ रहा है, यहाँ 2 वेव के बाद एक क्यूआरएस आ रहा है, मतलब वेरिएबल ब्लॉक है। ये ईसीजी किसकी है? एट्रियल फ्लटर विद वेरिएबल ब्लॉक। तो इररेगुलर आरआर इंटरवल और पी वेव प्रेजेंट है, तो अपना क्या डायग्नोसिस बना? एट्रियल फ्लटर, ठीक है। वैसे वो मैट का भी डायग्नोसिस है, उस पर भी आएंगे। तो एट्रियल फ्लटर में यूजुअली ज्यादा कुछ करना नहीं होता, अंडरलाइंग आप ट्रीट को कॉज करो, जो कि कॉमनली क्या होता है? सीओपीडी होता है। कॉमनली क्या होता है? सीओपीडी। और एट्रियल फ्लटर सिर्फ किन लीड में देखने को मिलता है? 2-3 एवीएफ। ये फंडा जरूर याद रखो, क्योंकि एट्रियल फ्लटर राइट साइड में, एसए नोड किस साइड है? राइट साइड में है। तो ये जो एरिथमिया है, ये हार्ट के राइट साइड में कॉमनली जनरेट होता है। तो 2-3 एवीएफ राइट साइड की लीड है। मैं जब एमआई डिस्कस करूंगा, आई विल इजीली एक्सप्लेन यू कौन कौन सी लीड किसके लिए होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सबकी सेम है, पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिनकोप। ट्रीटमेंट में सबका सेम है। देखो एट्रियल एरिथमिया, आपको एट्रिया की रेट कंट्रोल करनी है, तो यू विल गिव ब्लॉकर्स लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और डिजॉक्सिन। तो यहाँ भी एस्मोलोल जैसे बीटा ब्लॉकर और वेरापामिल जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बस एक चीज क्या ध्यान रखनी है, अकेली चीज है जहां इतना छोटू सा डीसी देंगे, छोटू सा डीसी मतलब 50 जूल का डीसी, और कहीं 50 जूल का डीसी काम नहीं आएगा, सिर्फ अकेले एट्रियल फ्लटर है जहां 50 जूल का डीसी काम आएगा, ठीक है। लास्ट पढ़ लेते हैं अपने, फिर कल डिस्कस करेंगे मैट, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, यहाँ अलग अलग फोकाई बन जाते हैं, जो कि क्या जनरेट कर रहे होते हैं? जो कि क्या जनरेट कर रहे होते हैं? इंपल्सेस, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, इसका स्पॉट ऑन डायग्नोसिस है, इररेगुलर आरआर प्लस पी वेव प्रेजेंट है, तो एक ही डायग्नोसिस होएगा, मैट। इररेगुलर आरआर के 2 डीडी हैं, एक एब्सेंट पी वेव है तो एएफ, और पी वेव प्रेजेंट है तो मैट।
तो अभी ईसीजी के लीड सेकंड देखो, ये पी छोटू सा ऊपर है, ये पी फ्लैट है, ये पी इन्वर्टेड है, फिर इस पी को देखो, ये छोटू सा है, ये उससे ज्यादा लेंथ का है, ज्यादा एम्पलीट्यूड का है, ये इन्वर्टेड आ गया, फिर ये बाइफेजिक आ गया। मोर देन 3 मॉर्फोलॉजी मिल रही है, एटलीस्ट 3 मॉर्फोलॉजी मिल रही है, इरेगुलर आरआर मिल रहा है, रेट ज्यादा मिल रहा है। तो मैट हमारे पास कॉमनली आता है, कौन से पेशेंट में आता है, जिनमें राइट साइड का हर्ट का एनलार्जमेंट हो रहा है, और कौन से पेशेंट होते हैं जिनमें राइट साइड का हर्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, सीओपीडी। इसमें ट्रीटमेंट क्या दोगे, वेरप्पामिल, डिल्टियाजाम, बीटा ब्लॉकर। मैंने बताया ना, सब जगह ट्रीटमेंट सेम चलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ बेसिक ध्यान रखो, एट्रियल एरिथमिया क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया क्या होते हैं। ठीक है, आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, ये कर सकते हो। एट्रियल फ्लटर की देखो, ये मैंने वेरिएबल ब्लॉक का एग्जांपल दिया था एट्रियल फ्लटर के अंदर, इधर इधर आप देखो फिक्स्ड ब्लॉक का एग्जांपल। एक पी वेव, 2 वेव, फिर एक क्यूआरएस, एक पी वेव, 2 वेव, फिर एक क्यूआरएस, हर 2 के बाद एक क्यूआरएस, 2 के बाद एक क्यूआरएस, 2 के बाद क्यूआरएस। ये कौन सा है, 2:1 ब्लॉक। ये एट्रियल फ्लटर का एग्जांपल है। तो ये सॉ टूथ वेव बोलते हैं, इस तरीके से मिलेगा, सॉ टूथ वेव। ठीक है, तो इसके अंदर एट्रियल फ्लटर विथ ये सारे अपनों ने अभी कौन से डिस्कस करें, एट्रियल एरिथमिया। अब कल के आज मैंने लेक्चर नोट्स डाल दिए हैं आपको, तो पहले आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाना। अभी 10:30 हो चुके हैं, विल नॉट क्रॉस फर्दर। तो ये देखो, एट्रियल फिब्रिलेशन कल डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद पीएसवीटी डिस्कस करेंगे और जंक्शनल रिदम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी यार किसी को भी डाउट है तो अभी आराम से मैं अभी एक बार ऑन कर देता हूँ सबका माइक और ये। तो अगर किसी को भी डाउट है तो वो आराम से पूछ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ यार, अभी सभी का माइक ऑन है। किसी का भी कोई डाउट है तो अभी बता दो यार, सेशन तो अपना पूरा हो गया। हाँ बताओ यार। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं यार, किसी को सब क्लियर हो गया क्या? चलो गुड है। समझ आया आज का आपको लेक्चर, कुछ क्लियर हुआ फंडा की यार? अगर समझ आया थम्स अप करो, बताओ थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि व्हाट आर एरिथमियाज और हाउ टू ट्रीट देम, कुछ आइडिया लगा? चलो ठीक है यार, बढ़िया है। तो इसी बढ़िया यार, है ना? तो आप इसी को अभी जाके क्विकली रिवाइज करो, थोड़ा सा इसको गो थ्रू हो जाओ, देन टुमारो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द एरिथमियाज। ओके, चलो गुड नाइट एवरीवन यार, गुड।